खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इथियोपिया के ज्वालामुखी में विस्फोट और इसके असर की, तो वहीं नए श्रम कानूनों से रोजगार और इससे जुड़े क्षेत्रों में आने वाले बदलाव पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात राम मंदिर में ध्वजारोहण की, तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। इथियोपिया की ज्वालामुखी से उठी 25 से 45 हजार फीट ऊंची राख दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत तक पहुंच गई है, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या फिर डाइवर्ट हुई हैं। दिल्ली में आनंद विहार, एम्स, सफदरगंज के पास जहरीला स्मॉग छाया रहा और AQI 400 के पार पहुंच गया। वहीं DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट और भारत पर असर। इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में लगभग 10,000 से 12,000 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से राख और सल्फर डाइऑक्साइड का गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठा, जो ऊपरी वायुमंडल की तेज हवाओं के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते भारत तक पहुंच गया। आपको बता दें कि हेली गुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। एक ऐसा इलाका जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। इस क्षेत्र के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एटा एले को पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में हेली गुब्बी की अचानक सक्रियता इस बात पर सवाल उठाती है कि धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों के महत्व को भी सामने लाती है। शोधकर्ता अब हेली गुब्बी को भविष्य के अध्ययन के एक प्रमुख स्थल के रूप में देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल शांत रहने वाले ये ज्वालामुखी अब क्यों सक्रिय हैं। इस तरह के अध्ययन टेक्टोनिक रिफ्ट वाले इलाकों में स्थित शील्ड ज्वालामुखियों के व्यवहार के बारे में नए संकेत दे सकते हैं। वैज्ञानिक जब ऐसे दुर्लभ विस्फोटों पर अध्ययन करेंगे तो उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि उन ज्वालामुखियों का व्यवहार कैसा होता है जो टेक्टोनिक रिफ्ट वाले इलाकों में मौजूद है। मौसम और वायुमंडल पर प्रभाव। राख का गुबार उच्च ऊंचाइयों पर मौजूद होने के कारण भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आसान धुंधला हो गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना ऊपरी वायुमंडल में होने के कारण सतह के तापमान में मामूली वृद्धि कर सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान भी प्रभावित हो सकता है। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता को थोड़ा और बिगाड़ सकता है। दिल्ली प्रदूषण की वजह से हाफ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से 4,300 किलोमीटर दूर घटी एक घटना ने राजधानी को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में रविवार को 12,000 साल से सोया हाइली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट गया। ये घटना इतनी दुर्लभ है कि वैज्ञानिक हैरान है। राख ने अब दिल्ली के आसमान में फैलना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राख का गुबार अब पूर्व दिशा में चीन की ओर बढ़ रहा है और ये भारतीय वायु क्षेत्र से हट रहा है। इसके साथ ही हवाई यातायात पर पड़ा असर भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। दरअसल ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी जिसका सबसे बड़ा असर हवाई यातायात पर पड़ा, जबकि जमीन पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। यहाँ एक बात समझ की है कि जब भी राख और गैस की मोटी परत धरती और आसमान के आड़े आती है, तापमान नीचे गिरने लगता है और कई बार ये इतना नीचे चला जाता है कि बेमौसम सर्दियां पड़ने लगती हैं। कैसे कम हो जाता है धरती का तापमान? वोल्केनिक इरप्शन पर आमतौर पर लगता है धरती गर्म होगी, लेकिन उल्टा असर होता है। विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में राख, धूल और गैस ऊपरी वायुमंडल तक जाती है। ये कण स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत तैयार करते हैं जो अम्ब्रेला की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी इससे टकरा कर वापस लौट जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फेट एरोसोल बनाती है। एरोसोल सूर्य की किरणों की ओर भी ज्यादा रोकते हैं, जिससे ठंडक कई महीनों से 2 से 3 साल तक बनी रह सकती है। क्या इससे हिमयुग आ सकता है?
गौरतलब है कि ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट धरती को कुछ समय के लिए ठंडा कर सकते हैं। इसे ग्लोबल कूलिंग पीरियड कहते हैं, लेकिन हिमयुग इससे नहीं आ सकता। हिमयुग के लिए हजारों सालों तक लगातार कम तापमान, बर्फ की मोटी परतों पर हर साल बढ़ने जाना जैसी कई वजहें जरूरी हैं। ज्वालामुखी का असर इतना लंबा नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक हो सकता है। कई दशक से वैज्ञानिक ज्वालामुखी इरप्शन की तर्ज पर ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में सल्फेट के कण ऊपरी वायुमंडल में भेजे जाते हैं ताकि वे सूरज की किरणों को वापस लौटा सके। इससे तापमान कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, साथ ही खतरे भी हैं। इससे टेम्परेचर से अस्थायी तौर पर तो राहत मिल जाएगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जड़ खत्म नहीं होगी। आपको बता दें कि लगभग 2 सदी पहले की एक घटना ज्वालामुखियों के इतिहास में सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में कई सालों तक इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में लगातार ऐसे विस्फोट हुए जिन्हें आज मिस्ट्री इरप्शन कहा जाता है। इन धमाकों के बारे में वैज्ञानिक रिकॉर्ड, गवाह और लोकल दस्तावेज तीनों ही बहुत सीमित हैं। तकनीक तब विकसित नहीं थी कि चीजें समझ में आती। तब तंबोर में लगातार इरप्शन हो रहा था। जल्द ही हवा में इतनी ज्यादा राख और सल्फेट एरोसोल जमा हो गया कि सूरज की किरणें धरती तक पहुंचना कम हो गईं। नतीजा ये हुआ कि तापमान में मामूली नहीं बल्कि पूरे 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका असर दुनिया भर में दिखा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूरे 1 साल गर्मी आई नहीं। भारी बर्फबारी हुई, फसलें लगभग तबाह हो गईं। एशिया में भी मानसून पैटर्न बिगड़ गया और अनाज का संकट छा गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। नए श्रम कानूनों से भारत में रोजगार और इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थायित्व को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि नए लेबर कोड से बेरोजगारी में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले नियम आजादी के बाद शुरुआती दौर में बने थे, लेकिन अब काम और कारोबार का स्वरूप बहुत बदल चुका है। पुराने नियम अक्सर कामगारों के हित में पूरी तरह काम नहीं कर पाए। कंपनियों के लिए भी उनका अनुपालन बोझ बन गया था। इस बदलाव से कामगार कारोबार दोनों को सहज बनाने का लक्ष्य रखा गया। बहरहाल कामगारों को अब लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिससे मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा वेतन क्या है, साफ होगा। सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा। खासकर गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर जिनके लिए पहले नियम बेहतर नहीं थे, अब उन्हें भी कवर मिलेगा। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी है, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। ये बड़े पैमाने पर किया गया सुधार है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और अनुपालन को सरल बनाना है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम कानूनों से 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और बेरोजगारी में 1.3% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट ने यह भी जोर देकर कहा कि चारों लेबर कोड लागू होने के मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। 4 नई श्रम संहिताएं। मजदूरी संहिता 2019 न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी का समय पर भुगतान, बोनस और समान पारिश्रमिक। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक विवादों का समाधान, ट्रेड यूनियन कम करने की शर्तें। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए लेबर कोड्स के कार्यान्वयन में श्रम बल में स्थायी कर्मियों की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी। इससे कुल औपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी वर्तमान अनुमानित हिस्सेदारी 60.4% से बढ़कर 75.5% हो जाएगी। जैसा कि पीएलएफएस डेटा में बताया गया है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85% तक बढ़ सकता है। इससे देश का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इससे आगे कहा गया कि लगभग 30% की बचत दर के साथ सुधारों के कार्यान्वयन के बाद हर दिन प्रति व्यक्ति खपत लगभग 67 रुपए तक बढ़ सकती है। इसके मध्यम अवधि में कुल खपत में 75,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इससे घरेलू खर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख बदलाव और लाभ। अब असंगठित और संगठित क्षेत्र के हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होगी। केंद्र सरकार देश भर के लिए एक न्यूनतम मानक वेतन तय करेगी, जिससे कोई भी राज्य इसमें कम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगा।
फिक्स टर्म कर्मचारियों को 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिली है। एग्रीगेटर कंपनियों को इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड में योगदान, समान काम के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान वेतन और शर्तों पर रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का लिंग आधारित भेदभाव वर्जित है। महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ सभी क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति। प्रतिदिन काम के 8 से 12 घंटे और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 300 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को ही बिना सरकारी अनुमति की छुट्टी या यूनिट बंद करने की अनुमति होगी। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। आपको बता दें कि भारत में लगभग 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से लगभग 31 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अगर इनमें से 20% श्रमिक अनौपचारिक वेतन सूची में औपचारिक वेतन सूची में जाते हैं तो लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी की बेहतर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इस बदलाव से अगले 2-3 वर्षों में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 80-85% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि चारों लेबर कोड लागू होने के से मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। नए कोड का एक ऐसी कार्यशक्ति तैयार करने की मदद करेंगे जो सुरक्षित भी होगी, ज्यादा उत्पादक भी और बदलती कामकाजी दुनिया की जरूरतों के अनुरूप भी। 21 नवंबर 2025 को लागू होने वाले इन सुधारों के तहत श्रम नियमों को सरल बनाने और कार्यस्थल प्रशासन में सुधार के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में विलय कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार श्रम कानून में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बता रही है। ये मजदूरों और कारोबार दोनों के लिए एक नई शुरुआत है, जो कि समय की मांग थी। इस कदम से कामगारों की सुरक्षा और हक को मजबूत किया गया है। श्रमिकों से जुड़े नियमों को आसान और समझने लायक बनाया गया है ताकि एक मजदूर अपना हक आसानी से पा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो गया। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रहीं। ये रिपोर्ट देखिए। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। बता दें कि दूर दूर से लोग धर्म ध्वजा को लहराते हुए देखने के लिए राम नगरी आए हुए थे। वहीं पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचे। हजारों लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। यहाँ उन्होंने सप्त मंदिर में पूजा की, शेषावतार मंदिर गए, राम दरबार में मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद लिया, साथ ही रामलला के दर्शन किए। इन सब के बाद उन्होंने ध्वजारोहण किया। राम मंदिर में ध्वजारोहण पूरा हुआ। पीएम मोदी के बटन दबाते ही झंडा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ मंदिर के शीर्ष पर विराजमान हो गया। जैसे जैसे झंडा ऊपर चढ़ता गया, पीएम मोदी टकटकी लगाए हुए देखते रहे। पीएम मोदी इन पलों में भावुक नजर आए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार में साधु संत बैठे हुए थे। वे भी भावुकता में अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश दुनिया के करीब 8000 लोग आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और श्रद्धालुओं की भावनाएं उमंग में बदल गईं। पिछले 11 साल में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, युवा को विकास के केंद्र में रखा गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर राम में राष्ट्र की चर्चा की थी और हमें 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है, जो सिर्फ वर्तमान सोचते हैं और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें भावी पीढ़ियों के लिए भी सोचना है, क्योंकि अब हम नहीं थे तब भी देश था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी देश रहेगा। पीएम मोदी ने ये बात कही। भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के
पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मसम्मान का प्रतीक है, नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान, आत्म गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने संघर्ष में योगदान देने वाले सभी संतों, योद्धाओं और श्री राम भक्तों को नमन किया। उन्होंने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आज भारत विकास और विरासत का बेहतरीन समन्वय देख रहा है, जहां बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को राशन और 50 करोड़ को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जो राम राज की उद्घोषणा है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में संपन्न हुआ। बता दें कि इस महानुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई। रंग बिरंगी रोशनी से प्रभु राम की नगरी जगमगा रही है। शहर का चप्पा चप्पा धर्म ध्वज के लिए हुए आयोजन की गवाही देता रहा। बता दें कि बीती रात मंदिर के शिखर पर प्रभु राम और माता सीता से जुड़े लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। इस खास आयोजन के कारण मंदिर प्रांगण का नजारा ही बदल गया।
क्यों खास है धर्म ध्वजा? राम मंदिर पर फहराने वाले ध्वजा का रंग केसरिया। ध्वज की लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट, ध्वज दंड 42 फीट का। ध्वज को 161 फीट के शिखर पर फहराया गया। ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित किए गए। सूर्य ऊं कोविदार वृक्ष, ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक। आपको बता दें कि सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। रघुवंश के शासनकाल में भी ये रंग विशेष स्थान रखता था। भगवा वह रंग है जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज का कोविदार वृक्ष और ऊं की छवि अंकित की गई है। वहीं कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे पारिजात व मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना जाता है। देखने में आज के कचनार वृक्ष जैसा प्रतीत होता है। रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता आया है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन किया गया है। जब वे श्री राम से मिलने वन गए थे, इसी तरह ऊं जो सभी मंत्रों का प्राण है, ध्वज पर अंकित होने से यह संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण का महत्व। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। हिंदू धर्म पे मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है और जिस दिशा में वह लहराता है वह पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी ध्वज, पताका और तोरणों का वर्णन मिलता है। त्रेता का उत्सव राघव के जन्म कथा और कलयुग का ये समारोह उनके मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। यहीं के अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।